16 जुलाई 1945 की सुबह 5:30 अमेरिका में पहली बार एटमी बम का तजर्बा किया गया। इस तजर्बे का नतीजा देखकर इस बम के खालिक ओपनहाइमर के मुंह से एक जुमला निकला, अब मैं मौत बन चुका हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। और ये बात सच भी साबित हुई। इस बम के तजर्बे के सिर्फ 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 अमेरिका ने लिटिल बॉय नामी एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरा दिया। इस बम ने फौरन तकरीबन 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अगले 2 माह में इतनी ही मजीद जानें ले लीं और फिर हम जिंदगी को चांद और मरीख पर ढूंढने लगे। ओपनहाइमर ने 2 बम बनाए थे, फैट मैन और लिटिल बॉय। लिटिल बॉय में यूरेनियम और फैट मैन में प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ। दोनों अनासिर तापकार यानी कि रेडियो एक्टिव होते हैं, मगर इनमें मखसूस आइसोटोप्स इस्तेमाल किए गए। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, यही आइसोटोप्स न्यूक्लियर फिशन के काबिल होते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जो आप आगे जाकर बेहतर समझेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 1945 में लिटिल बॉय बम में 64 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम इस्तेमाल हुआ था, जिससे 15,000 टन TNT के बराबर तवानाई पैदा हुई, जबकि आज सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम से 20,000 टन TNT के बराबर तवानाई पैदा की जा सकती है, जो 1945 के बम से 80 गुना ज़्यादा ताकतवर है। यानी आज का एटमी बम साइज में छोटा और ताकत में बहुत बड़ा है। आज भी प्लूटोनियम और यूरेनियम ही इस्तेमाल होते हैं, मगर ज़्यादा खालिश शक्ल में। अगर सादा ज़बान में यूरेनियम की ताकत को समझा जाए तो जैसे थर्मल पावर प्लांट में बिजली कोयले से बनती है, वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम से बनती है। और सिर्फ 1 किलो यूरेनियम 27 लाख किलो कोयले के बराबर तवानाई देता है। यूरेनियम का एटमी वजन ज़्यादा होता है, इसलिए न्यूक्लियर फिशन के जरिए इसको छोटे एटम्स में तोड़ा जाता है। जब ये अमल होता है तो बेपनाह तवानाई खारिज होती है। आम हालत में यूरेनियम का एटम मुस्तहकम होता है, मगर हम इसको गैर मुस्तहकम करते हैं ताकि ये अपनी तवानाई छोड़े, इसलिए हम इसमें न्यूट्रॉन शामिल करते हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन शामिल किया जाता है, एटम गैर मुस्तहकम होकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इस तकसीम के साथ 3 मजीद न्यूट्रॉन और बेपनाह तवानाई खारिज होती है। ये न्यूट्रॉन्स बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं, रोशनी की रफ्तार का तकरीबन 30%। ये न्यूट्रॉन्स मजीद यूरेनियम एटम से टकराते हैं, इसको तोड़ते हैं, जिससे मजीद न्यूट्रॉन्स और तवानाई निकलती है और ये अमल यूं ही चलता रहता है। इस तरह एक लंबी बेकाबू जंजीरी रद्द-ए-अमल शुरू हो जाती है, जब तक कि तमाम यूरेनियम एटम से तवानाई खारिज न हो जाए। ये सब कुछ न्यूक्लियर बम के अंदर होता है, मगर इस अमल को चलाने के लिए बम का मखसूस डिज़ाइन होना ज़रूरी होता है। ओपनहाइमर के लिटिल बॉय बम का डिज़ाइन एक गन की तरह था। ये बम 10 फुट लंबा, 28 इंच कतर का और वज़न 4,400 किलोग्राम था। वो तैयारा जिससे ये बम गिराया गया, इसका नाम B-29 था, जो एक बमबार तैयारा है। जब तैयारा 38,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो बम को छोड़ दिया गया। यहाँ से बम का काम शुरू हुआ। बम के पीछे पर होते हैं जो हवा में इनका तवाज़न बरकरार रखते हैं। जैसे ही बम गिरता है, इसमें एक 24 वोल्ट की बैटरी होती है जो टाइमर और सेंसर को फाल करती है। बैरोमीटर सेंसर ज़मीन से ऊंचाई नापता है और साथ ही रेडार सेंसर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब बम ज़मीन से 1900 फुट ऊंचाई पर होता है तो फायरिंग स्विच फाल हो जाता है। ये स्विच इग्नाइटर को ऑन करता है, जो चिंगारी पैदा करता है, और इस चिंगारी के सामने सिल्क का एक थैला होता है जिसमें कोरोडाइट पाउडर होता है। ये एक धुआं न देने वाला धमाकाखेज मादा है। इस धमाके के सामने एक टंगस्टन कार्बाइड डिस्क होती है जिस पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है। इसके सामने यूरेनियम 235 की सब क्रिटिकल मिकदार रखी होती है, जो खाली हल्कों की शक्ल में 38.4 किलोग्राम होती है। इस धमाके से ये हल्के 300 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। सामने एक सिलेंड्रिकल शक्ल में यूरेनियम 235 की सुपर क्रिटिकल मिकदार रखी होती है, जिसका वजन 25.6 किलोग्राम होता है। ये सब और सब क्रिटिकल मासेस इसलिए रखी गई होती हैं ताकि जब दोनों मिले तो क्रिटिकल मास हासिल हो, यानी वो हालत जिस पर यूरेनियम फिशन के काबिल होता है। जैसे ही हल्का सिलेंडर में फिट होता है, पीछे से पोलोनियम इनिशिएटर्स न्यूट्रॉन्स खारिज करते हैं और न्यूक्लियर फिशन का अमल शुरू हो जाता है। गन बैरल एक बहुत मजबूत धात का बना होता है जो इस वक्त तक यूरेनियम को थामे रखता है जब तक मुकम्मल फिशन न हो जाए। और जैसे ही न्यूक्लियर फिशन मुकम्मल होता है,
اتنی توانائی خارج ہوتی ہے کہ دانت پگھل جاتی ہے اور ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ دھماکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ 1200 فٹ قطر کی ایک آگ کا گولہ بنتا ہے جو 6000 فٹ تک اوپر جاتا ہے اور ایک مشروم نما روشنی بادل ہوتا ہے جس کا درجہ حرارت 6000 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی سورج کی سطح کے برابر۔ اس آگ کے گولے نے پلک چپکتے ہی تقریباً 40,000 لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں بھی بخارات بن گئی۔ یہ فائر بال ایک زبردست شاک ویو پیدا کرتا ہے جو آواز کی رفتار سے بھی تیز ہر سمت میں سفر کرتی ہے، جس سے زلزلے جیسے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لٹل بوائے بم زمین سے کچھ بلندی پر پٹا تاکہ اس کا فائر بال زیادہ علاقہ کور کرے۔ جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے درجہ حرارت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے جس سے نیچے ویکیوم بن جاتا ہے۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے ارد گرد کی ہوا مرکز کی طرف دوڑتی ہے جس سے یہ فائر بال ایک آگ کے طوفان میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کا قطر 3.2 کلومیٹر ہوتا ہے۔ یہ فائر بال دباؤ اور درجہ حرارت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کے اندر آنے والا ہر شخص جل کر مر جاتا ہے اور عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ بم کے مرکز سے تقریباً 11 کلومیٹر تک کے لوگ تابکاری کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کی جلد جلنے لگتی ہے۔ لوگ اس بم سے 3 بڑی وجوہات کی وجہ سے مرتے ہیں: دھماکہ، آگ اور تابکاری۔ دھماکہ اور آگ فوری طور پر موت دیتی ہے، مگر تابکاری کئی سال بلکہ ہزاروں سال تک لوگوں کو مارتا رہتا ہے۔ اس کے اثرات نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں اور کینسر کا خطرہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے امریکی بم سے تقریباً 2 لاکھ لوگ مارے گئے۔ آج بھی ان علاقوں میں اس بم کے اثرات نظر آتے ہیں جن کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوپن ہائمر کو اپنی اس ایجاد پر شدید پچھتاوا ہوا اور انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اب آپ بتائیں اوپن ہائمر ہیرو تھا یا ولن؟ 1 کلو یورینیم کی قیمت $70 لاکھ ہے اور اس کے باوجود زمین پر تقریباً 12,500 ایٹمی بم موجود ہیں۔ آج دنیا کے 10 سے زیادہ ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ پچھلے 80 سال میں کوئی ایٹم بم استعمال نہیں ہوا، لیکن ہم انسان آج بھی ایک ہاتھ میں پیٹرول اور دوسرے میں جلتی ماچس لیے پھر رہے ہیں۔